हेलो नमस्कार। आशा है कि हमारी आवाज़ आप तक क्लियरली पहुंच रही होगी। अभी हम लोग प्राचीन भारत के महाजनपद काल को स्टार्ट किए हैं और महाजनपद काल अथवा बुद्ध काल का टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक है। इसमें जैसा कि हमने पहले ही बताया था अपने पार्ट 1 वीडियो में कि हम लोग पहले राजनीतिक क्षेत्र से कवर करेंगे जिसमें प्रशासन इंक्लूड होगा। उसके बाद में अर्थव्यवस्था देखेंगे इस काल की, और उसके बाद सामाजिक संगठन, और इसके बाद में फिर सांस्कृतिक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजनीतिक स्थिति के बारे में सबसे पहले 16 महाजनपदों को हमको देखना है। ठीक है, बुद्ध काल में 16 महाजनपद, इनकी सूचना कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। तो 16 महाजनपदों के बारे में एक कोड हमने अपने वीडियो के पार्ट 1 में बताया होगा, एसी के एमपीएसपी, ठीक है, करके एसी के और एमपीएसबी। इसका कोड है 3114 और इसका कोड है 3112। केवल इस कोड के माध्यम से ही 16 के 16 महाजनपद आसानी से आपको याद हो जाएगा। वीडियो के पार्ट 1 में हमने इन कोड को डिस्क्राइब किया है, आप देख सकते हैं। 16 महाजनपदों को आसानी से याद रखने के बाद में, समझने के बाद में, अब हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 16 महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे उसी में से एक महाजनपद था मगध। भारत में मगध साम्राज्य निर्माण की दिशा में पहला कदम था। ठीक है, यह अन्य महाजनपदों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया और भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र में फैल गया, और इसने ही वह आधारशिला रखी जिसने आगे मौर्यों के अधीन एक अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण को संभव बनाया। ठीक है, आखिर इसकी सफलता के पीछे कौन कौन से कारण थे? आखिर क्यों अन्य महाजनपद इतने बड़े क्षेत्र पर नहीं, भौगोलिक क्षेत्रफल पर नहीं फैल सके, इतना विस्तार नहीं कर पाए? उनको दबाते हुए मगध साम्राज्य कैसे एक साम्राज्य के स्तर पर पहुंच गया? सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, साम्राज्य के स्तर पर मगध महाजनपद पहुंच गया अन्य महाजनपदों को पीछे छोड़ते हुए। तो मगध साम्राज्य की सफलता के पीछे कौन कौन से कारण थे? मगध साम्राज्य की सफलता के पीछे दो प्रमुख कारण थे। कौन कौन से थे? एक था भौतिक आर्थिक कारण, और दूसरा वो महत्वपूर्ण फैक्टर था, वो था मगध साम्राज्य के महत्वाकांक्षी शासकों की कूटनीतिक योग्यता। महत्वाकांक्षी शासक की योग्यता। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधन ही अपने आप में परिणाम पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, संसाधन ही अपने आप में परिणाम पैदा नहीं कर सकते, बल्कि उनका दोहन एक योग्य नेतृत्व के हाथों में होना चाहिए। अगर योग्य नेतृत्व के हाथों में संसाधन जा रहे हैं तो उनका दोहन एक सफलतापूर्वक सकारात्मक रूप से होगा, अन्यथा संसाधन ही परिणाम पैदा करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो मगध साम्राज्य के स्तर तक पहुंच गया। इसके पीछे दो प्रमुख कारण थे, एक भौतिक आर्थिक कारण, दूसरा था महत्वाकांक्षी शासकों की कूटनीतिक योग्यता। तो सबसे पहले हम भौतिक आर्थिक संसाधनों के बारे में, भौतिक आर्थिक कारकों के बारे में देखेंगे। भौतिक आर्थिक कारक।
इसमें हमारा पहला होगा मगध साम्राज्य का एक मजबूत आर्थिक आधार। मगध साम्राज्य का मजबूत आर्थिक आधार। मगध साम्राज्य का केंद्रीय क्षेत्र मध्य गंगा घाटी था। ठीक है, मगध साम्राज्य का केंद्रीय क्षेत्र मध्य गंगा घाटी था। केंद्रीय क्षेत्र मध्य गंगा घाटी था। और यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पर कृषि की दृष्टि से बहुत ही बेहतर क्षेत्र था। यहाँ पर बेहतर कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ। और जब कृषि अधिशेष उत्पन्न होता है तो कुछ लोग कृषि कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्षेत्र है, यहाँ पर 50 लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कृषि कार्य हो रहा है उससे उतना ही उत्पादन होता है जितना कि 50 लोगों का भरण पोषण हो सके। तो 50 के 50 लोग इसमें इंक्लूड रहेंगे कृषि में। अगर यहाँ पर उत्पादन इतना हो जाए कि 100 लोगों का जीवन यापन हो सकता है, तो 50 लोग मिलकर खेती करें और 100 लोगों के बराबर मतलब भोजन के लिए व्यवस्था हो जाए, तो 50 लोग एक्स्ट्रा इसमें जो फ्री होंगे वो अन्य क्षेत्रों की तरफ सोचेंगे। तो इस प्रकार जब कृषि अधिशेष उत्पन्न होता है तो शिल्प, प्रौद्योगिकी, तकनीकी और व्यापार सभी को बढ़ावा मिलता है। तो कृषि अधिशेष इस क्षेत्र में, चूंकि यमुना गंगा घाटी का क्षेत्र जो था, दोआब का क्षेत्र था, वह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए कृषि अधिशेष यहाँ पर बेहतर उत्पन्न हुआ। बड़ी मात्रा में कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के शिल्प गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। शिल्प के साथ साथ में व्यापारिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिला। ठीक है, इस प्रकार आर्थिक आधार मिला मगध साम्राज्य को। मगध साम्राज्य को एक मजबूत आर्थिक आधार प्राप्त हुआ। दूसरा प्रमुख कारण है इसमें भौतिक आर्थिक संसाधनों में। वह यह है कि मगध साम्राज्य को भौगोलिक सुरक्षा प्राप्त थी। भौगोलिक सुरक्षा प्राप्त थी। भौतिक आर्थिक संसाधनों में हमने पहले ही देखा, पहले नंबर पर, कि मगध साम्राज्य के पास एक मजबूत आर्थिक आधार था। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा, मगध को एक भौगोलिक सुरक्षा प्राप्त था प्राकृतिक रूप से, क्योंकि मगध साम्राज्य की 2 राजधानियां थीं। एक राजधानी थी राजगृह और दूसरी राजधानी हमारी थी, मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी राजगृह, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, यह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, अर्थात भौगोलिक सुरक्षा प्राकृतिक रूप से प्राप्त थी। पांच पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसके अलावा जो दूसरी राजधानी है पाटलिपुत्र, यह गंगा, गंडक, सोन और घाघरा नदियों से सुरक्षित थी। गंगा, गंडक, सोन और घाघरा
इन 4 नदियों से पूरी तरह से यह पाटलिपुत्र सुरक्षित था और 5 पहाड़ियों से राजगृह सुरक्षित था पूरी तरह से। ठीक है, यह प्राकृतिक सुरक्षा कवच मगध साम्राज्य को प्राप्त था। इन नदियों के माध्यम से भी व्यापार राजधानी चुकी थी, इसलिए यहाँ से व्यापार को भी बल प्रोत्साहन प्राप्त होता था। व्यापारिक गतिविधियां इन नदियों के माध्यम से की जाती थी। तीसरा, मगध साम्राज्य के समृद्धि में भौतिक आर्थिक कारण में तीसरा जो प्रमुख फैक्टर है वह है मगध साम्राज्य के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता। मगध साम्राज्य के पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या थे? तो मगध साम्राज्य के क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्रफल पर घने जंगल उपलब्ध थे। घने जंगल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में हाथी थे। तांबे के साथ साथ में लोहे की भी उपलब्धता थी। घने जंगल से वनीय उत्पाद प्राप्त होते थे। वनीय उत्पाद में जैसे वो कीमती लकड़ी हो गई। हाथियों की उपलब्धता के कारण मगध साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने गज सेना का निर्माण किया। ठीक है, हाथियों की बहुलता के कारण ही मगध साम्राज्य के शासक गज सेना का निर्माण कर सके। और लोहे की उपलब्धता होने के कारण एक तो कृषि उपकरण बनाए जाने लगे बेहतर किस्म के। इन लोहे के कृषि उपकरणों के परिणाम स्वरूप कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ। कृषि अधिशेष को बल मिला। साथ ही लोहे के द्वारा बेहतर किस्म के युद्धास्त्र यानी कि लड़ाकू हथियार भी बनाए जाने लगे। इस प्रकार बेहतर सैन्य शक्ति का निर्माण संभव हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य की समृद्धि में भौतिक आर्थिक कारण भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर था। और इन भौतिक आर्थिक कारण में हमने पहला देखा, दूसरा और ये तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं मगध साम्राज्य के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। इसमें देखते हैं घने जंगल थे, हाथी थे और लोहे की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में थी। हाथी के माध्यम से गज सेना का निर्माण संभव हो पाया। लोहे के द्वारा कृषि उपकरण और लड़ाकू हथियार दोनों निर्मित हो पाए। कृषि उपकरण के द्वारा कृषि कार्य बेहतर ढंग से होने लगा और कृषि अधिशेष बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुआ। साथ ही लड़ाकू हथियार यानी कि युद्धास्त्र के रूप में भी तलवार, कटार आदि के निर्माण से बेहतर सैन्य शक्ति का निर्माण मगध के महत्वाकांक्षी शासकों के द्वारा संभव हो पाया। ठीक है, अब दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है मगध साम्राज्य की समृद्धि में हमने जैसे अभी बताया था कि 2 प्रमुख कारण थे, पहला कारण दूसरा कारण। पहला कारण था भौतिक आर्थिक कारण। भौतिक कारण जिसे हमने देखा, इसमें 3 बिंदु हमने देखा। पहला था मगध साम्राज्य का मजबूत आर्थिक आधार। ठीक है, दूसरा देखा है कि मगध साम्राज्य को भौगोलिक सुरक्षा प्राप्त थी। और तीसरा मगध के पास प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता थी। और दूसरा हमारा कारण है मगध साम्राज्य की समृद्धि के दूसरा प्रमुख कारण है वह है मगध के महत्वाकांक्षी शासकों की योग्यता। शासकों की योग्यता
मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि संसाधन ही अपने आप में परिणाम पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि उनका दोहन एक उचित नेतृत्व के हाथों में होना चाहिए। तो वह कार्य मगध साम्राज्य के शासकों ने किया। ठीक है।